हर तारे की रोशनी जैसे ही धरती पर पड़ी, झुओ फैन के हाथों की हरकत बदलती रही और हर बार वो शांगवान फेयून से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाता। अब तो वो फ्लाइंग क्लाउड सिटी से 500 मील दूर था। शांगवान फेयून की टीम उस चमकती रोशनी की तरफ वैसे ही खींची चली जा रही थी जैसे कोई मक्खियां रोशनी की तरफ जाती हैं, पीछे लगातार दौड़ती पर हर बार पीछे रह जाती। हर ट्रांसफर में थोड़ा वक्त लगता और धीरे धीरे वो फासला 50 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। लेकिन वो लोग बस दांत पीसते हुए पीछा करते रहे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें बेवकूफ बना रहा हो और वो किसी मजाक का हिस्सा हो। चौथी बार जब फिर से वो रोशनी आई, शांगवान फेयून का गुस्सा फट पड़ा। चूल्हे में जाए सब, ये हरामी हमें खिलौने की तरह घुमा रहा है क्या? हम्फ, अब अगर अगली बार फिर ट्राई किया तो मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके बेटे को मार डालूंगा और बाद में गुई इफान से निपट लूंगा। आखिरकार वो हमेशा तो नहीं भागता रह सकता, ये तो सेंट्रल एरिया है। सोर्ड किंग फेयून, इतनी बकवास मत करो। असली बात है सोरिंग सोर्ड। जब तक तलवार हमारे हाथ नहीं आती, हम उसके बेटे को छू भी नहीं सकते। अगर उसने गुस्से में आकर उसे किसी अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया तो तब क्या करोगे? बाइली जिंगवे ने उसे घूरा, फिर 10 अरे मास्टर्स की तरफ देखा जो उनके साथ साथ चल रहे थे। ग्रैंड मास्टर्स, तुम लोग एम्पायर के सबसे बड़े अरे एक्सपर्ट्स हो। अब तक इस अरे के बारे में कुछ समझ पाए या नहीं? वो 10 एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देखने लगे और थोड़ी देर चुप रहे। आखिरकार एक बोला, प्राइम मिनिस्टर, शुरू में तो हमें स्टार अरे की समझ नहीं आई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जो सामान्य टेलीपोर्टेशन अरेज होते हैं वो ले लाइन्स के जरिए दूरी को घटाते हैं। उन रास्तों को तोड़ दो तो ट्रांसफर रुक जाता है। लेकिन ये स्टार टेलीपोर्टेशन अरे स्वर्ग के नियमों को मानता है, सितारों की ताकत से हेवन और अर्थ को जोड़ता है, इसलिए इसे तोड़ना नामुमकिन है। ये किसी भी ले लाइन टेलीपोर्टेशन अरे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। मुझे इसकी अरे स्किल से कोई मतलब नहीं है, ना ही इससे कि वो तुमसे बेहतर है। मुझे बस ये बताओ कि हम उसे पकड़ें कैसे? बैली जिंगवेई के चेहरे पर झल्लाहट साफ दिखी। अगर वो ऐसे ही आंख मिचौली करता रहा तो ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जब तक हम भाग भाग के थक जाएंगे वो आराम से घूमता रहेगा। अरे नहीं प्राइम मिनिस्टर, आप निश्चिंत रहिए। वो अरे मास्टर आकाश की तरफ इशारा करके बोला, दुनिया की ताकतों में एक संतुलन होता है और उसके नियम तय होते हैं। उन्हें कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। ये स्टार अरे बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी इसे प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। ये अनंत नहीं है। अब तक जो हमने देखा है उससे तो ऐसा लगता है कि उसने बिग डिपर के 7 में से 6 तारों की ताकत ले ली है, धरती पर पहले से बने अरेज के हिसाब से। हमारी गणना के अनुसार अगली बार आखिरी होगी अल्काइट की ताकत के साथ। इस तारे की रोशनी ठीक वहां पड़ेगी। वो मास्टर नाक ऊपर करके किसी झाड़ी की तरफ इशारा करता है जो सैकड़ों मील दूर थी। हे, देखा, इसे ही स्पेशलाइजेशन कहते हैं। थोड़ी ही देर में नई अरे को देखकर मैं उसका पूरा प्रोसेस समझ गया। यही है एक 11th ग्रेड अरे मास प्लाग। वो अभी अपनी तारीफ में डूबा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ ने उसे घुमाकर रख दिया। उसके दिमाग के तार भी घूम गए। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो सामने बैली जिंगवेई का गुस्से से लाल चेहरा था। बाकी सारे अरे मास्टर्स भी डर से कांपने लगे, आंखों में सवाल था। अब हमने क्या कर दिया? प्राइम मिनिस्टर इतना गुस्से में क्यों है? हमारी क्या गलती है? बाइली जिंगवे दांत पीसते हुए बोला, बुढ़े गंवारों, पहले क्यों नहीं बताया? पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया और आखिर में जाकर बताया कि वो कहाँ जा रहा है। अज्ञानी बेकार के लोग। सोर्ड किंग फेयून, चलो, वो जैसे ही जमीन पर उतरेगा हमें वहीं दबोचना है। बिल्कुल। शांगवान फेयून बाइली जिंगवे के पीछे चल पड़ा, गुसंतोंग को पकड़े हुए। वहीं जाकर उन्होंने घात लगाई, झुओ फैन का इंतजार करते हुए। इस बार वो पहले से तैयार थे। प्राइम मिनिस्टर बाइली, आपके सारे अरे ग्रैंड मास्टर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनके दिमाग सड़ गए हों, इतनी देर से सोचते हैं। क्या करें, इन्हें जिंदगी भर स्क्रोल्स में ही डुबा रखा है, पर दुनिया के असली चलन से अनजान है। माहौल को समझ ही नहीं पाते। इनकी यही बात मुझे पसंद भी है और चिढ़ भी दिलाती है। अल्केमिस्ट हो या अरे मास्टर, सब अपने अपने फील्ड में चरम तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए बस पढ़ते ही रहते हैं, दुनिया से कटे हुए। एकदम रट्टू विद्वान। बिल्कुल सही। जितने बड़े अल्केमिस्ट और अरे मास्टर हुए हैं, सबके दिमाग में थोड़ी कमियों जैसी रही हैं। शांगवान फेयून ने सिर हिलाया, फिर भौहें सिकुड़ गईं, पर यह लड़का तो एकदम उल्टा है। एल्केमी में भी तेज है और चालाकी में भी सांप से ज्यादा फिसलनदार। एल्केमी में इतना निपुण कैसे बन गया जब पूरा ध्यान चालबाजियों में ही रहा? बाइली जिंगवे की भौहें भी हिल गई। उसने सिर हिलाया, ये लड़का तो सबसे अजीब अनोमली है जो मैंने देखी। सबको चकमा देता है, लेकिन खतरे का एहसास भी कराता है। शांगवान फेयून की आंखों में चमक आई और दोनों की बातचीत के बीच दांकिंग शेन बस चुपचाप बैली जिंगवे को उठाए उड़ता रहा। मामूलीपन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन असाधारणता खतरा बन जाती है। लड़के सुंगया। तेज रफ्तार में उड़ते हुए बाइली जिंगवे की टीम उस झाड़ी तक पहुंच गई। जैसे ही आखिरी रोशनी ऊपर से जमीन पर आई, ठीक वैसे जैसे उस अरे मास्टर ने बताया था। झुओ फैन और शांगवान किंगियन उस रोशनी के पीछे से प्रकट हुए। हा, बूढ़ा सही कह रहा था। लड़का यहीं आने वाला है।
शंगवान फेयून हंसते हुए बोला, गु संतों को हाथ में लेकर अब भाग के दिखा। ग्रैंड मास्टर गु, लो तुम्हारा बेटा वापस देने आया हूं, हा हा हा। शंगुआन किंगयान को शंगुआन फेयून के नीच हावभाव देखकर झटका लगा। इतनी जल्दी कैसे आ पहुंचे ये लोग? हम तो अभी रुके ही थे। लगता है उन्हें अरे का पैटर्न समझ आ गया। जब साथ में 10 अरे मास्टर्स हों तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जुओ फैन ने देखा कि सामने दुश्मन उसे ऐसे घूर रहा है जैसे कोई शिकार सामने खड़ा हो, लेकिन उसका चेहरा शांत था, हाथ स्टेडी थे और चिन्ह बनाने लगे, फर्क नहीं पड़ता। अल्केड हुनला। रोशनी का खंभा अचानक इतनी तेज चमका कि रात को दिन बना दिया। ताकत की लहर चारों ओर फैल गई, जिसमें शंगवान फेयून की टीम भी आ गई। उन्हें वहीं रुकना पड़ा, सांस फूली हुई, आंखें हाथों से ढकी हुई। बाइली जिंगवे ने भी चेहरा ढका, पर थोड़ा सा झरोखा छोड़कर जुओ फैन की मुस्कुराहट देख रहा था और चिल्लाया, ये क्या है? इस अरे की ताकत तो इतनी ज्यादा है कि जेनेसिस स्टेज वाला भी पास नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर, हमें अभी भी समझ नहीं आया। हमें और समय चाहिए देखने के लिए। भाड़ में जाओ तुम सब। अरे मास्टर्स भी आंखें ढके खड़े थे और उनका जवाब बाइली जिंगवे को और भड़का गया। ये बूढ़े हमेशा उस वक्त धोखा देते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जुओ फैन हंस पड़ा, हा हा हा, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये लोग क्या समझेंगे? चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। इस अरे का नाम है बिग डिपर फ्लिंगिंग अरे। असली बात 7 तारों की नहीं बल्कि उस डिपर की है, समझे? सुम्या। एक बेहद चिढ़ दिलाने वाली मुस्कान के साथ दोनों फिर से उस रोशनी में गायब हो गए और जाते जाते उसकी आखिरी बात सुनाई दी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, मेरे अभागे बेटे का ख्याल रखने के लिए। अगर सोरिंग सोर्ड चाहिए तो मैं कहूंगा कि उसे अच्छे से पालो, बड़ा और मजबूत बना दो, क्योंकि एक दिन मैं उसे लेने जरूर आऊंगा, हा हा हा। सुम्या। ऊपर 7 तारे हल्की लकीरों से आपस में जुड़े दिखे। एक आखिरी चमक के साथ बिग डिपर और तेज चमका और एक किरण छोड़ दी जो आसमान को 2 हिस्सों में बांटती हुई चली गई। उस रेखा के अंत में था नॉर्थ स्टार, और फिर एक आखिरी रोशनी का खंभा धरती से टकराया और जमीन हिल गई। इस बार लेकिन कोई पीछा नहीं हुआ। वो जगह इतनी दूर थी कि वहां पहुंचने में जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स को भी कई दिन लग जाते। जुओ फैन उनके सामने से आंखों में धूल झोंककर निकल गया। उस चमकती हुई रेखा को सब बस खाली खाली नजरों से देखते रह गए। पूरा मैनर पूरी रात भर दौड़ता रहा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आखिर में बस किसी के मजाक का हिस्सा बनकर रह गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बस रेडियंट स्टेज का था। ये सिर्फ फ्लाइंग क्लाउड मैनर की बेइज्जती नहीं थी, इसमें बैली जिंगवे, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर और पूरे 9 स्वॉर्ड किंग्स की बेइज्जती शामिल हो गई थी। बैली जिंगवे ने अपना सिर थाम लिया और गहरी सांस ली। एम्पायर का सबसे बड़ा बुद्धिमान पूरी रात बस एक लड़के के इशारों पर नाचता रहा। हाँ हाँ हाँ, मिल गया हमें। सारे लोग उस फीकी पड़ती रोशनी को देख रहे थे, चेहरों पर हार का दर्द। फ्लाइंग क्लाउड मैनर के सैकड़ों जेनेसिस स्टेज वाले एक्सपर्ट्स, एक स्वॉर्ड किंग और एम्पायर का सेज मिलकर भी एक छोटे से चोर को रोक न सके। ये खबर किसी के लिए भी गले से नीचे उतरने वाली नहीं थी। माहौल बहुत ही मरा मरा सा था, पर सबके लिए नहीं, क्योंकि वो हंसी तो कुछ और ही बता रही थी। चेहरे खिंचे हुए, नजरें गुस्से से भरी। सब समझ रहे थे कि वो हंसी उनका मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन फिर भी उनके कानों में जैसे किसी ने ताना मारा हो। तो सबने देखा उस शख्स की ओर जो उन 10 अरे मास्टर्स में से एक था। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। वो तो ऐसा चमक रहा था जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। कूदते कूदते सीधा पहुंचा बाइली जिंगवे के पास। प्राइम मिनिस्टर, मिल गया। अब हमें इस स्टार अरे की सच्चाई समझ आ गई है। बैली जिंगवे ने माथा सिकोड़ लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मासूम चेहरों को देखकर उन्होंने बस सिर हिला दिया। प्राइम मिनिस्टर, ये बिग डिपर फ्लिंगिंग अरे सिर्फ छोटा मोटा टेलीपोर्टेशन अरे नहीं है, बल्कि एक गैदरिंग अरे भी है। उसने कुल 7 बार मूव किया, जिसमें से 6 बार दुबे और अल्काइड के बीच और आखिरी बार पूरी ताकत छोड़कर बड़ी दूरी पार की। ये माइनर टेलीपोर्टेशन अरे होते हुए भी मेजर अरे की तरह काम करता है। उसने नॉर्थ स्टार और बिग डिपर के बीच के कनेक्शन का फायदा उठाया ताकि बड़ी दूरी तक जा सके। उसने साफ कहा था कि ध्यान सितारों पर नहीं बल्कि बिग डिपर पर है, जो कि नॉर्थ स्टार का इशारा था, और फ्लिंगिंग का मतलब था कि सारी स्टार की ताकत नॉर्थ स्टार के जरिए छोड़ दी जाए। बाइली जिंगवे के चेहरे पर मायूसी थी, पर वो अरे मास्टर तो इतना एक्साइटेड था कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये नई खोज उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं थी। ये स्टार अरे तो सच में कमाल की चीज है। मैंने पहले ही कहा था, इसे करने के लिए स्किल और पावर दोनों चाहिए, वरना ये ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो 7 सितारों की ताकत एक में झोंक देगा, इसीलिए आखिर में इतना बड़ा सर्ज आया। लेकिन इतनी ताकत एक छोटे अरे के लिए ज्यादा हो गई, इसलिए वो एक बार में ही टूट गया। देखिए, खुद ही देख लीजिए, अरे तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वो झाड़ियों में गया, कुछ देर खोजा और सेक्रेट स्टोन के टूटे टुकड़े ले आया, चिल्लाया, देखिए, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हुआ। ताकत ज्यादा हो गई और अरे टूट गया। हाँ हाँ हाँ। बाकी 9 अरे मास्टर्स भी उसके साथ हंस पड़े। इसका मतलब ये था कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था।
बाइली जिंगवे तो अब इतना थक चुका था कि गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची थी। बस एक लंबी सांस ली और मैनर की ओर उड़ गया। डैंग किंगशन भी उसके पीछे चला गया। अरे मास्टर्स हैरान रह गए। प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गया क्या? अभी तो खुद ही जानना चाह रहा था। अब बहुत देर हो गई। शंगवान फेयून ने गहरी सांस ली। अब उसका जाना तय है। अब समझाने का क्या फायदा? अरे ग्रैंड मास्टर्स कहते हो खुद को। शंगवान फेयून भी चला गया अपने गार्ड्स के साथ। जाते जाते कुछ लोगों ने उन्हें नफरत भरी नजरों से देखा। ये किताबों वाले बस दिखावा करते हैं। वो दसों अरे मास्टर अब जैसे अकेले पड़ गए थे। देर तो हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कुछ किया न जा सके। वो आदमी भले ही निकल गया, लेकिन ये पुरानी स्टार अरे मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी कीमती चीज है? वो जाहिल लोग क्या समझेंगे? अरे मास्टर ने उन्हें ताना मारा। अब जब सब चले ही गए हैं तो चलो हम इस अरे का अध्ययन करते हैं जो उस आदमी ने लगाया था। ध्यान से, कहीं और ज्यादा न टूट जाए। ये कोई साधारण अरे नहीं है, ये स्टार अरे है। उन गंवारों को क्या पता इसमें क्या क्या रहस्य छिपे हैं, लेकिन हम इससे नई नई अरेज तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सही कहा तुमने। सारे दोस्त उसकी बातों से पूरी तरह सहमत थे और तुरंत लग गए काम में, जैसे कोई पुरानी सभ्यता की खुदाई कर रहे हों। हर कण, हर कोना सब टटोलने लगे ताकि एक भी रहस्य ना छूटे। यही फर्क होता है एक स्पेशलिस्ट और एक पॉलिटिशियन में। एक सिर्फ अपने काम में मस्त रहता है, नई खोजों और इनोवेशंस में। दूसरा बस नाम, शोहरत और पैसा देखता है। इन दोनों के रास्ते कभी एक नहीं होते, उल्टा एक दूसरे को तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। पॉलिटिशियन को स्पेशलिस्ट की गहराई बेमतलब लगती है और स्पेशलिस्ट को पॉलिटिशियन की चालाकियां घिनौनी। अगर कोई पॉलिटिशियन स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करे तो कुछ भी हासिल नहीं करेगा, और अगर कोई स्पेशलिस्ट उनके बीच में फंस जाए तो उसका जीवन बर्बाद। न तो खोज पूरी हो पाएगी, न ही संतोष मिलेगा। बाइली जिंगवे को स्पेशलिस्ट लोगों की कदर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे उसे फायदा होता था। उनकी एकेडमिक रिसर्च या लक्ष्य में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था और दोनों एक दूसरे की शैली से चिढ़ते थे। लेकिन बाइली जिंगवे एक बात बहुत अच्छे से समझता था कि जुनून और पागलपन ही किसी को स्पेशलिस्ट बनाते हैं। भले ही बातों में मेल ना हो, लेकिन वो इन लोगों की इज्जत करता था क्योंकि उसे इनसे फायदा था। चाहे इनके साथ कितनी भी चिढ़ और गुस्सा हो, उन्हें मार देने तक का ख्याल भी नहीं आता। और यही होती है एक सच्चे शासक की पहचान। वापस मैनर में जेड फॉल्स के पास बाइली जिंगवे जमीन पर गिरे बर्फ के टुकड़ों को देखकर बस आह भर रहा था। उसने जिंदगी भर लोगों से टक्कर ली थी, लेकिन इस बार तो ऐसा हारा कि कुछ मिला ही नहीं। गु यीफान, तू वाकई एक जीनियस है, लेकिन एक ऐसा जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। बाइली जिंगवे ने लंबी सांस ली। हम दोनों की सोच ही टकराने वाली है। हम दोनों सोचते बहुत हैं, इसलिए टकराव तो होगा ही। शायद इसी को स्कॉलर्स की लड़ाई कहते हैं। हाँ। हवा में एक झटका आया। शंगवान फेयून गु संतों को ले आया। प्राइम मिनिस्टर, उस बच्चे का क्या करेंगे? फिलहाल जिंदा रहेगा। जब तक गु यीफान जाल में नहीं आता तब तक उसे भी साथ मरना होगा, बाइली जिंगवे ने दांत किटकिटाते हुए कहा। शंगवान फेयून ने मजाक में कहा, अरे वाह, जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा प्रतिभा को बचाता है वही आज इतनी नफरत से भरा है। लगता है इसने दिल को बहुत गहरा चोट पहुंचाई है। हा। आज की घटना से कोई लेना देना नहीं। उसकी असली प्रतिभा जानने के बाद भी अगर मौका मिलता तो मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता, खासकर जब उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। बाइली जिंगवे की आंखों में एक अलग चमक थी। जाते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझ जैसे लोग ही सबसे ज्यादा नापसंद हैं। शंगवान फेयून हंसा। स्कॉलर्स कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते और फाइटर्स हमेशा झूठी मॉडेस्टी दिखाते हैं कि वो दूसरे नंबर पर हैं। फाइटर्स खून पसीना बहाते हैं पर स्कॉलर्स दिमाग लगाते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर बाइली भी खुद को हारते नहीं देख सकते। लगता है सचमुच खतरा महसूस हो रहा है। हा। शंगवान फेयून ने अब बर्बाद हो चुके पानी के बागीचे की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, गु यीफान, तूने मेरी जन्नत बर्बाद की है, अब मैं तुझे तबाह कर दूंगा। वो गुस्से में चला गया, गु संतों को घसीटते हुए, पीछे खून की लकीर छोड़ता हुआ। डैंग किंगशन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सिर हिलाया। बेटा, अब तो तेरे पीछे 2 पागल कुत्ते पड़ चुके हैं। अब आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। उधर जब वो रोशनी की किरण गिरी, झुओ फैन और शांगवान किंगयान एक घने जंगल में आ पहुंचे जहां चारों ओर चमकते कण उड़ रहे थे, फ्लाइंग क्लाउड सिटी से मीलों दूर। शांगवान किंगयान अब भी हैरान थी कि अभी तो हम 100 मील के छलांग लगा रहे थे और एकदम से इतनी दूर आ गए कि फ्लाइंग क्लाउड सिटी की परछाई तक नहीं दिख रही। शंगवान फेयून अब उन्हें पकड़ नहीं सकता। ये सोचकर ही शंगवान किंगयान को सुकून मिला। उसने झुओ फैन की ओर देखा। मिस्टर गु, आपने ये सब, यहीं रुको, मुझे थोड़ा गुस्सा उतारना है। झुओ फैन की आवाज बहुत ठंडी थी और वो गहरे अंधेरे गुफा में चला गया। शंगवान किंगयान थोड़ी डरी परेशान हो गई उसके लहजे से, लेकिन वहीं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में गुफा से जानवरों की भयंकर चीखें आने लगीं, जिसमें गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। शंगवान किंगयान कांप गई, सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि झुओ फैन किस दर्द से गुजर रहा है।
इतनी मेहनत से बनाई गई सारी योजना, गु संतोंग को बचाने की कोशिश, सब बेकार गई। मेरी वजह से उसके बेटे को पकड़ लिया गया। वो खुद को कोसने लगी, अकेले में आंसू बहाते हुए। गुफा से वो चीखें देर रात तक आती रहीं, जब तक सुबह नहीं हो गई। शांगवान किंग्यान अब भी उलझन में थी कि अंदर क्या हो रहा होगा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब झुओ फैन बाहर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे उसमें जान ही ना हो। शांगवान किंग्यान को जो सबसे अजीब लगा वो था झुओ फैन की ऑरा। अब वो पहले से हल्की लग रही थी और उसका कल्टीवेशन भी रेडियंट स्टेज के 5th से गिरकर 4th लेयर पर आ गया था। कैसे शांगवान किंग्यान के होंठ कांपने लगे। वो झुओ फैन के सीधे सपाट चेहरे को हैरानी और शक से देखती रह गई। झुओ फैन ने लंबी सांस ली। उसे पता था वो क्या पूछना चाह रही थी। क्या दिक्कत है? मैं बस इन 2 दिनों में एडवांस कर गया, बस इतना ही। एडवांस? लेकिन फिर ये कैसे? मैं बाकी लोगों से अलग कल्टीवेशन तरीका अपनाता हूँ। ये दिमाग पर जोर देता है इंसान की असली नेचर की ओर लौटने पर, ट्रू सेल्फ आर्ट। झुओ फैन ने समझाते हुए कहा, जो देखने में पीछे हटना लगता है, असल में वो अपनी शक्ति को छुपाना होता है, अपनी आभा को मिटा देना। अंदर से सब धुंधला हो जाता है, जैसे कल्टीवेशन फिर से शुरुआत पर आ गया हो, सबसे शुद्ध, सबसे कैओटिक रूप में, और तब भी शक्ति बढ़ती जाती है। साथ ही दिल दिमाग शांत होते हैं, उत्तेजना कम हो जाती है, जिससे इंसान का स्वभाव भी सुधरता है। जब भी कुछ परेशान करता है या अंदर से झकझोर देता है, मैं कल्टीवेशन करता हूँ। बीते 2 साल से यही कर रहा हूँ। झुओ फैन की आंखों में शांति थी, लेकिन कहीं गहराई में एक गम भी छुपा था, जिसे कोई भी नहीं छिपा सकता था। वो एल्डर युआन की सिखाई हुई विधि से 2 साल से कल्टीवेशन कर रहा था, अपने मन को शांति देने के लिए। उसका सारा दुख, सारी तड़प वो बहुत समय से अपने भीतर दबाए बैठा था। शांगवान किंग्यान ने कुछ महसूस किया और पूछा, तुम्हारा मतलब है तुम्हारी वाइफ के कारण इन सालों में? बस करो, झुओ फैन ने झल्लाकर बीच में टोक दिया। शांगवान क्लैन की बैठक कहाँ है, बताओ मुझे, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। शांगवान किंग्यान चौंकी, फिर उसके शांत चेहरे को देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा और रास्ता दिखाने लगी। झुओ फैन ने एक बार उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमकीं और वो उसके पीछे उड़ चला। एक आदमी और एक औरत, एक आगे एक पीछे, दोनों पूरब की ओर उड़ रहे थे। सूरज फिर से उगा और 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं हुआ। झुओ फैन का चेहरा वैसा ही सूखा था और शांगवान किंग्यान लगातार बेचैन बार बार उसकी ओर देखती। वो कुछ पूछना चाहती थी, शायद उसे बेहतर तरीके से समझना चाहती थी, मगर झुओ फैन के चेहरे की वो दूरी उसकी सारी जिज्ञासा को शांत कर देती। एक और दिन ऐसे ही बीत गया। शांगवान किंग्यान एक झील के किनारे उतर गई। झुओ फैन भी उसके बगल में उतरा और इधर उधर देखा। क्या यहीं शांगवान क्लैन ने शरण ली है? काफी छिपा हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो बताया ही नहीं। शांगवान किंग्यान चौंक गई। झुओ फैन ने सिर हिलाया। भूल गई क्या, मैं एरेज में माहिर हूं। इस झील के चारों तरफ जो बैरियर है वो आम लोगों की नज़रों से छिपा होता है, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं। अगर ये असभ्यता न होती तो अब तक मैं बैरियर तोड़ चुका होता। शांगवान किंग्यान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फिर से हैरान हो गई। झुओ फैन ने मजाकिया नज़रों से उसे देखा, मगर वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, बस पत्थर की तरह उसे घूरती रही। क्या क्या और आता है तुम्हें जो मुझे नहीं पता? बहुत कुछ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो अब घंटी बजाओ। झुओ फैन ने सिर झटकते हुए कहा। उसने उसकी माथे पर एक हल्की सी चपेट मारी, जिससे वो चौंक गई और दर्द से मुंह फुला लिया। शांगवान किंग्यान को सच में गुस्सा नहीं आया, बस थोड़ी सी शर्मा गई। मुस्कुराते हुए उसने बैरियर खोलने का संकेत दिया ही था कि तभी एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? 2 सफेद कपड़े पहने युवक अचानक सामने कूदे, पूरी सतर्कता के साथ। मैं हूं, क्या नहीं पहचानते? शांगवान किंग्यान ने अपनी ठोड़ी ऊपर करके कहा। दोनों एक पल को रुके, फिर खुशी से चिल्लाए, यंग मिस, आप वापस आ गई। क्लैन हेड आपको लेकर बहुत चिंतित थे। शांगवान किंग्यान मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रुको, गु यिफान, तूने हिम्मत कैसे की यहां आने की? मर जा अब दोनों ने झुओ फैन को देखा और उनका गुस्सा फूट पड़ा। उनकी सोल हारमनी स्टेज वाली शक्ति का असर साफ था। शांगवान किंग्यान घबरा गई और उन्हें रोकने लगी। तुम लोग कर क्या रहे हो? यंग मिस, क्लैन हेड और बाकियों ने कहा था गु यिफान एक जासूस है। हमारी सारी हानि उसी के कारण हुई है। अब हम अपने मरे हुए साथियों का बदला लेंगे। दोनों थू थू करके बोले और समझाने लगे, यंग मिस, पीछे हटिए, उसके मीठे शब्दों में मत आइए, उसे मरना ही होगा। उन दोनों की हिंसक आंखें देखकर शांगवान किंग्यान कांप उठी, मगर वो झुओ फैन के आगे डटकर खड़ी हो गई। जब तक मैं जिंदा हूं, मिस्टर गु को कोई छू भी नहीं सकता। यंग मिस। दोनों ने शांगवान किंग्यान की जिद देखी और मजबूरी में सिर झुका लिया। शांगवान किंग्यान ने पीछे देखा और धीरे से कहा, जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि पापा बाहर आ जाए। जब सब लोग आ जाएंगे तब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। किसी ने तुम्हें बचाने को नहीं कहा। मैं तुम्हारे पापा से मिलने ही आया हूं। अब रास्ता दिखाओ, झुओ फैन ने सपाट आवाज में कहा।
शांगवान किंगयान ने उसे घूरा, ये कोई बहादुरी दिखाने का समय है? हमारे कितने ही लोगों की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। पापा क्लैन के हेड हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है? तो फिर और भी जरूरी है कि शांगवान क्लैन की यंग मिस अपने पापा को बुलाए ताकि इस अपराधी को सजा दी जा सके और इंसाफ मिल सके। तो खड़ी क्यों हो? शांगवान किंगयान कुछ कह नहीं पाई, फिर गुस्से से बोली, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। क्यों अपनी मौत के मुंह में जा रहे हो? अगर तुम मर गए तो मैं यंग सांजी को क्या जवाब दूंगी? जुओ फैन की आवाज़ ठंडी थी, ये तुम्हारी चिंता नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूं। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं खुद ही घुस जाऊंगा। जुओ फैन आगे बढ़ने लगा, जैसे अपनी बात सच में पूरी करेगा। शांगवान किंगयान ने जल्दी से उसे रोका और बड़बड़ाई, अगर ऐसे ही घुस गए तो मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं जाकर बता देती हूं कि तुम आए हो। शायद कुछ हो सके। शांगवान किंगयान को लग रहा था कि उसकी विनती कोई असर नहीं करेगी, मगर जुओ फैन को कोई नहीं रोक सकता था, तो उसने बुरा समय झेलने की तैयारी कर ली। उसने हाथ का संकेत दिया और झील की सतह लहराई। एक काले रंग का छेद उभरा, जिससे एक गहरी गुफा का रास्ता खुल गया। तुम दोनों सुन लो, जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? शांगवान किंगयान अंदर जाने लगी तो पीछे मुड़कर दोनों को सख्त हिदायत दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बड़ी इज्जत से झुक गए, जैसा यंग मिस का आदेश। हमें समझ आ गया, आ जाना चाहिए। शांगवान किंगयान ने सिर हिलाया और उसका लिबास हिलता हुआ गुफा के अंदर चला गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे देखा। मिस्टर गू, अभी भी वक्त है, तुम जा सकते हो। जुओ फैन ने आंखें घुमाई। शांगवान किंगयान ने लंबी सांस ली और अंदर चली गई। उसके कदमों की आवाज़ गुफा में गूंजती रही, फिर गायब हो गई। दोनों गार्ड्स हर आवाज़ को ध्यान से सुन रहे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सचमुच चली गई है। फिर उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। अब उनकी सारी हिंसा जुओ फैन की ओर मुड़ गई थी। वो हमला करने को तैयार थे। जुओ फैन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। यंग मिस वापस आ गई हैं। शांगवान किंगयान ज्यादा दूर नहीं गई थी और तभी एक पहरेदार ने उसकी वापसी की सूचना दी। क्लैन हेड भागता हुआ आया। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने उसे कसकर गले लगाया। यानर, आखिरकार तुम आ गई। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं पापा, धन्यवाद। शांगवान किंगयान भी बहुत खुश थी। फिर शांगवान फेशोंग ने घबराहट में पूछा, यानर अब तक क्यों नहीं आई? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, मिस्टर गू बहुत अच्छे रहे। उन्होंने मुझे बचाया और साथ लाकर वो तुम्हें यहां तक लेकर आया। वो बस जुओ फैन की छवि को अच्छा दिखाना चाहती थी। मगर शांगवान फेशोंग चौंक गया। अब वो कहाँ है? शांगवान छिंगयान का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे जिससे सब ठीक हो जाए। वो चाहती थी कि पहले जुओ फैन की तारीफ करके उसके लिए माहौल अच्छा बनाए, ताकि बाद में जब असली बात कहे तो उतनी कठोर ना लगे। अब उसके पिताजी तो उसे अपनी बात रखने भी नहीं दे रहे थे। ऊपर से अगर झगड़ा हो गया तो आग में घी पड़ जाएगा। अब क्या करूं? शांगवान फेशोंग ने उसकी झिझक देख ली। तुझे नहीं पता जब उसने तुझे यहां छोड़ा तो गया या नहीं? पिताजी, पहले शांत हो जाइए, बस बात कीजिए। हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरी हो। छिंगयान ने जुओ फैन का पक्ष लेने की कोशिश की। शांगवान फेशोंग समझ गया। तो वो बाहर है? किसके साथ? हम 2 कबीले वालों से मिले थे और वही देख रहे हैं। साला! शांगवान फेशोंग की मुट्ठियां तन गईं और वो बाहर की ओर लपका। बाकी एल्डर और विशेषज्ञ, वेनरेबल समेत सब उसके पीछे निकल लिए। जब भी जवान भिड़ते हैं, लड़ाई तय है। गू यिफान जरूर। शांगवान फेशोंग के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। छिंगयान को अच्छा लगा। पिताजी, आपको मिस्टर गू की फिक्र है? बहुत अच्छा, इसका मतलब आप उन्हें नफरत नहीं करते। चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया था। वो कुछ नहीं करेंगे और आपका इंतजार करेंगे। फिक्र? शांगवान फेशोंग चिढ़ गया। पिछले 3 दिन से उस कमीने यूलिन से पूछताछ कर रहे थे। अब पता चला गू यिफान ने उसे एक ही वार में निपटा दिया। वो 2 गार्ड उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर लड़ाई हुई तो मारे जाएंगे। शांगवान क्लैन कभी किसी को अपने ऊपर यूं चढ़ने नहीं देगा। छिंगयान चौंकी और जीभ काट ली। मैंने तो आपको बताया था ना, मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मिस्टर गू खुद भी आपसे मिलने आए हैं, वो कोई तमाशा नहीं करेंगे। चेतावनी? क्या वाकई तुझे लगता है कि कोई जोशीला लड़का तेरी एक बात मान जाएगा? शांगवान फेशोंग ने लंबी सांस ली। जोश होना अच्छा है, पर हद से ज्यादा हो जाए तो नादानी बन जाती है और फिर कोई माफ नहीं करता। दूसरे एल्डर, वो दोनों तुम्हारे हैं। जो भी हो, शांति बनाए रखना। पहले देखते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। वो एल्डर तुरंत बोला, क्लैन हेड, मैंने इतने साल साधना की है, मेरा मन अब पत्थर जैसा शांत है। आप मुझे अब तक नहीं जानते क्या? हाँ, मैं जानता ही हूँ, तभी तो बता रहा हूँ। इतने सालों में तेरे गुस्से का एक कोना भी नरम नहीं हुआ। शांगवान फेशोंग ने सिर हिलाया। शांगवान क्लैन के बड़े बड़े लोग पूरे जलवे के साथ बाहर निकले, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत से मिलने जा रहे हों। छिंगयान ने मुंह बनाया।
इनको क्या हो गया? पिताजी अकेले ही काफ़ी हैं मिस्टर गू से मिलने के लिए, इतनी भीड़ में जाने की क्या ज़रूरत थी? उसके छोटे से दिमाग में अब भी जुओ फान एक आम लड़के जैसा ही था, जो जैसे कोई गलती करके अब सज़ा का इंतज़ार कर रहा हो। उसके लिए जुओ फान और शांगवान यूलिन एक जैसे ही थे, दोनों ही धोखेबाज। लेकिन उसके पापा की सोच कुछ और थी। फ्लाइंग क्लाउड मैनर के मिशन के लिए शांगवान क्लैन ने यूलिन को तो जासूस माना था, लेकिन जुओ फान को नहीं। जुओ फान तो असली मास्टरमाइंड निकला। वो मैनर और शांगवान क्लैन के बीच एक तीसरी ताकत था। ऊपर से उसने एम्पायर के सबसे बड़े सेज बैली जिंगवेई तक को बेवकूफ़ बना दिया। अब उस पर यूथ जैसी कोई सोच लागू ही नहीं होती। वो अपने आप में एक फैक्शन लीडर बन चुका था। इसलिए जुओ फान से क्लैन की पूरी फौज के साथ मिलना किसी दोषी से पूछताछ नहीं, बल्कि बराबरी के नेता से नेगोशिएशन करने जैसा था। किसी को भी ये बात पागलपन जैसी लग सकती थी। तुम्हारे सैकड़ों जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स एक सोल हार्मनी स्टेज के लड़के से मिलने आ रहे हो, और वो भी बातचीत करने? यही तो मुद्दा था। वो सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज का नहीं था, वो बैली जिंगवेई जैसा चालाक इंसान था। प्राइम मिनिस्टर बैली अगर बातचीत के लायक था तो जुओ फान भी था। इससे जुओ फान की कीमत और बढ़ गई थी। और एक बात थी जो सबको पता थी, सोरिंग स्वॉर्ड उसके पास था, और क्लैन के पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि इतना शातिर लड़का सिर्फ गुस्से भरी भीड़ देखकर तलवार सौंप देगा। तो फिर बातचीत ही एक रास्ता था। हुनल शांगवान फेशोंग का दल बैरियर खोलकर बाहर निकला। जैसे ही निकले, फेशोंग का चेहरा खिंच गया। जो सबसे बुरा सपना उसने देखा था वही सामने था। जुओ फान एक झाड़ी के पास आराम से खड़ा था। नीचे जमीन पर खून फैला था। उसके पैरों के पास 2 जवान शांगवान गार्ड बुरी तरह पिटे हुए पड़े थे, कभी कभी दर्द में कराह कर ये जताते कि अब भी जिंदा हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक रेडिएंट स्टेज का लड़का ऐसे उन्हें रौंद देगा। उनकी आंखों में दुख और पीड़ा थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सूचना बहुत देर से मिली। क्लैन को उसकी असली ताकत के बारे में बता नहीं सके। ये बाप बेटा जोड़ी आखिर आई कहाँ से? एक से बढ़कर एक खतरनाक। एल्डर लोग आहें भरने लगे। जो एल्डर कुछ देर पहले कह रहा था कि उसका मन पत्थर जैसा शांत है, वही अब अपने शिष्यों की दुर्दशा देखकर आग बबूला था। उसका जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट वाला तेज औरा चारों तरफ फैल गया। जुओ फान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस हंसते हुए बोला, अरे अंकल, ये 3 दिन तो जैसे 3 साल लग गए। याद तो किया होगा ना? हाँ, बकवास बंद कर। मैं तुझे 3 दिन पहले ही समझ गया था। ये नकली एक्टिंग बंद कर, गो यीफान। शांगवान फेशियोंग का चेहरा सख्त हो गया। यहाँ क्यों आया है? तेरी चाल क्या है? जुओ फान ने अपना कदम रोका और हल्की मुस्कान दे दी। छिंगयान ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। पिताजी, मिस्टर गू मेरी सुरक्षा के लिए साथ आए थे। नहीं, मैंने ही उसे कहा था कि मुझे यहाँ ले चले ताकि क्लैन हेड से बात कर सकूं। जुओ फान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसकी मीठी कोशिशों को चुप करा दिया। अब उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो चुकी थी। शांगवान क्लैन हेड, मेरे पास एक प्रस्ताव है, सुनोगे? शांगवान फे छोटी ई, श पे छोटी ई की मात्रा, य पे ओ की मात्रा पे अंग की मात्रा। ग ने उसकी ठंडी और निडर आंखों में देखा। बोल। तो मैं भी साफ साफ कहूंगा, जुओ फान ने शुरू किया। आपकी बेटी को बचाने के बदले मेरे बेटे को शांगवान फेयुन ने पकड़ लिया है। चूंकि शांगवान क्लैन खुद को राइटियस कहता है, तो ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मेरे साथ मिलकर उसे बचाने में मदद करें। छिंगयान सिहर गई। मिस्टर गू अपने बेटे के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं। वो पापा से मिलने सिर्फ इसीलिए आए हैं। हाँ, मेरे लिए। छोटा सांजी, ये तुझसे मतलब नहीं, दूर हो जा। शांगवान फेशोंग ने उसे डांट दिया और जुओ फान की आंखों में घूरता रहा। हा, मेरी बेटी को बचाने का दावा? तुम दोनों ने तो उसे मोहरा बनाकर हमारी क्लैन को काबू में रखा। आधे महीने से हम तुम्हारे इशारे पर नाच रहे हैं और हमारे इतने लोग मारे गए। अगर मुमकिन हो तो मैं अपनी बेटी की जगह उन सबको वापस ले आता। और अब तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी के नाम पर इतना बड़ा खतरा उठाएं? किस हक से? छिंगयान कांप गई। पापा की बातों पर उसकी सांस रुकने लगी। उसका दिल टूट गया। उसने सिर झुका लिया और आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा को दूसरों की जान की ज्यादा परवाह है, मुझसे भी ज्यादा। ये उसके पिता थे, अच्छे के लिए जीने वाले। अगर मैं अपनी जान दे सकती तो दे देती। छिंगयान का दिल चूर हो गया, लेकिन वो समझती थी कि ये उनके क्लैन की सोच थी। शांगवान फेशियोंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका गुस्सा अब भी जुओ फान की तरफ था। एल्डर्स ने भी ऐलान कर दिया, हम अपने राइटियस क्लैन हेड के साथ मरने को तैयार हैं। राइटियस? जुओ फान ने भौहें चढ़ा दी और शांगवान फेशियोंग की आंखों में झांका। उसे बात हजम नहीं हुई। अपना ही खून दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए कुर्बान कर देना? पाखंड। यह सब नेगोशिएशन का नाटक है। तू सच में सोचता है कि मैं इस चाल में फंस जाऊंगा? जुओ फैन की आंखों में हिकारत की चमक थी। चेहरा ऐसे टेढ़ा किया जैसे सामने वाला कोई कीड़ा मकोड़ा हो। बोला, शांगवान क्लैन हेड, तुम तो बात को ऐसा घुमा रहे हो जैसे मैं और मेरा बेटा ही तुम्हारे इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार हों। जैसे तुम्हारी बेटी की जान बचाना कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि 100-200 बंदे मारे गए।
लेकिन खुद से पूछो, क्या ये नुकसान मेरी किसी चाल की वजह से हुआ? शांगवान फेशियोंग कांप गया, दर्द से आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारा पूरा क्लैन फंस गया बेली जिंगवेई की चाल में। एक तो उसकी चालाकी और दूसरा तुम्हारा छोटा सोचने का तरीका, तुम्हारा डगमगाता फैसला। मेरी जगह कोई और होता तब भी वही होता। शांगवान क्लैन तब भी मारा जाता। तुम्हारे अंदर तो इतना भी सूझबूझ नहीं कि ये देख सको कि बेली जिंगवेई ने तुम्हारे लिए ही शांगवान यूलिन को उस पिल किंग कन्वेंशन में बुलाया था। वही लौंडा था जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा, और बेली जिंगवेई की जाल में फंसकर तुम सब मारे गए। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब तो तुम्हारी बेवकूफ़ी, तुम्हारी लालच का नतीजा है। मैं तो बस वहां मौजूद था जैसे कोई मुसाफिर। तुम्हारा विनाश तो पहले से तय था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। झुओ फैन की आवाज़ गूंज उठी, ताना और तिरस्कार से भरी हुई। बल्कि अगर सोचो तो अगर मैं वहां न होता तो वो झरने वाला जाल भी बेली जिंगवेई नहीं तोड़ता, और तब तुम सब आज जिंदा होते। कह सकते हो कि मैं ही हूं जो तुम्हारी बेटी को ही नहीं, बाकी बचे हुए लोगों की भी जान बचाई। तुम तो उपकार की कद्र नहीं करते, ऊपर से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। ये होती है एहसान फरामोशी। ईस्टर्न लैंड की सबसे बड़ी राइचस क्लैन ऐसे काम करती है क्या? थू है तुम लोगों पर, ढोंगी कहीं के। उसकी बातें सबके कानों में गूंजने लगीं, जैसे हर शब्द सीधे दिल पर वार कर रहा हो। कई एल्डर तो शर्म से सिर झुका लिए। उसने कभी हमारे लिए कुछ किया नहीं, लेकिन हमारे और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया, फिर भी शांगवान क्लैन को खतरे में नहीं डाला। जैसे उसने कहा, कौन ऐसा नहीं करेगा जो दो पार्टीज की लड़ाई के बाद मौके का फायदा उठाए और बचे लोगों को खत्म कर दे? तो फिर हम अपने नालायकी का ठीकरा बाहर वाले पर क्यों फोड़ें? ईस्टर्न लैंड की सबसे बड़ी क्लैन की ये तो जिम्मेदारी थी कि खुद जवाबदेह हो। उसने हमें नकली नक्शा जरूर दिया था, पर असली नक्शा होता तब भी बेली जिंगवेई हमें फंसा ही लेता। आखिर में जो लड़ाई फ्लाइंग क्लाउड मैनर से थी वो तो उनकी खुद की थी। जैसे उसने कहा, अगर वो बीच में ना आता तो हम तो वैसे ही जाल में फंसे हुए मछली होते, मौत का इंतजार करते। उसका कोई दोष नहीं। सच में वही तो है जो शांगवान क्लैन को बचाया। शांगवान फेशियों के पीछे खड़े एल्डर्स में बातें होने लगीं और उसका रोबदाब एकदम से ढह गया। वो सब जेनेसिस स्टेज के कल्टीवेटर्स थे, कभी कमजोर पर हाथ नहीं उठाते थे और अपनी राइचस छवि बनाए रखते थे। हर काम के लिए नैतिकता चाहिए होती थी, इसीलिए बहाने बनाना जरूरी होता था। चाहे मन में कुछ भी हो, दुनिया को दिखाने के लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए था। उनकी ये राइचसनेस ही उन्हें बांध कर रखती थी। उनका असली मकसद था पूरी ताकत से आकर धौंस दिखाना, ताकि झुओ फैन डर के मारे सोअरिंग स्वॉर्ड सौंप दे और उनकी गलतियों पर पर्दा पड़ जाए। लेकिन झुओ फैन ने तो उनके झूठे तर्क चूर चूर कर दिए। अब उनके पास कुछ भी मांगने का हक नहीं रहा। वो इतने भी गिर चुके नहीं थे कि अपने सिद्धांतों को लांघ जाएं। अगर सही रास्ते से कुछ मिल जाए तो ठीक, लेकिन घटिया तरीका अपनाना उनकी हिम्मत से बाहर था। झुओ फैन ने जब सबके चेहरे देखे जो अब असहज हो रहे थे तो उसकी आंखें चमक उठीं। शांगवान फेशियों का चेहरा और भी बुझा बुझा सा लगने लगा और पीछे की कानाफूसी अब भी जारी थी। शांगवान क्लैन की हालत तो शुरू से ही खस्ता थी। शांगवान फेशियों कुछ पल सोचता रहा, फिर झुओ को गंभीरता से देखा। गुइफान, तुम शायद सही हो। ये हार हमारी थी, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुम्हारे बेटे को बचाने में मदद करना, वो अब मुमकिन नहीं। हमारे बहुत लोग मर चुके हैं। फ्लाइंग क्लाउड मैनर से लड़ने लायक ताकत नहीं बची। क्लैन हेड होने के नाते मैं अपनी जनता की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम हमारे उपकार करता जरूर हो, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगते हुए इनकार करता हूं। ढोंगी! झुओ फैन ने ताना मारा। शांगवान क्लैन हेड, असली मर्द सामने बात करता है, पीछे से नहीं। तुम इतने सारे लोगों के साथ सेंट्रल एरिया आए थे, तब जान का खतरा याद नहीं आया? शांगवान फेशियोंग चुपचाप सुनता रहा। झुओ फैन ने फिर ताना कसा। मरना दो तरह का होता है, एक जो भारी होता है, एक जो बेकार होता है। हर जान की कीमत होती है, और वो कीमत तो तुम सबके लिए पहले से तय थी, है ना? सोअरिंग स्वॉर्ड! शांगवान फेशियों की आंखों में चमक आ गई। झुओ फैन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल, चलो खुलकर बात करते हैं। तुम सब सेंट्रल एरिया आए थे सोअरिंग स्वॉर्ड के लिए, अब वो मेरे पास है, यानी मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं तुम्हारी मदद खरीदने के लिए, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास चाहे जितने लोग हों, हमारे उसूल हैं। अगर बहुत नुकसान हुआ, ओह हाँ, मेरी गलती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा था, बस कुछ एक्सपर्ट्स की। अब इन जैसे दो कमजोरों को भेज के क्या फायदा? ये तो वैसे भी मर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। झुओ फैन ने बात काटते हुए जोर से हंसी मारी और पास पड़े दो घायल लड़कों को ठोकर मारते हुए शांगवान फेशियोंग को इशारा कर दिया। शांगवान फेशियोंग को राहत महसूस हुई। चलो, अब कुछ भरोसा हो रहा है। वो भी नहीं चाहता था कि उसके क्लैन के नौजवान सेंट्रल एरिया में मर जाएं। ये बच्चे ही तो शांगवान क्लैन का भविष्य थे। अगर ये मरते तो क्लैन की ताकत जाती और आने वाले समय में उसका नाम भी मिट जाता, क्योंकि असली ताकत किसी क्लैन या सेक्ट की उसके यंग ब्लड से होती है। एक्सपर्ट्स को तो किसी भी दिन मार गिराया जा सकता है, लेकिन नए बच्चे ये ही एक दिन हीरोज बनते हैं।
और जो एक्सपर्ट्स जाते वो दुश्मन के कैंप में भी घुस सकते थे। जब तक पहले जैसी कोई घेराबंदी न हो, वापस लौटना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। झुओ फैन ने जब सोरिंग स्वॉर्ड के बदले कुछ एक्सपर्ट्स की मदद मांगी तो शांगवान फेशियोंग ने फायदे नुकसान का हिसाब लगाकर हाँ कर दी, पर दिल में अब भी थोड़ी शंका बाकी थी। गु येफान, मैं कुछ एक्सपर्ट्स भेज सकता हूं, लेकिन तुम फ्लाइंग क्लाउड मैनर की इतनी बड़ी ताकत से निपटोगे कैसे? तुम्हारे पास क्या भरोसा है? मुझे क्या समझा है, तुम जैसा बेवकूफ? झुओ फैन ने हंसते हुए ताना मारा। घबराओ मत, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो बिना सोचे भारी नुकसान उठाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी आदमी ना मरे और तुम सोरिंग स्वॉर्ड का फायदा भी उठा लो। शांगवान क्लैन हेड, हा हा हा। शांगवान फेशियोंग कांप गया। उसकी कड़वी बातें सीधी कान में गई, लेकिन गुस्सा नहीं आया। बस उसकी आंखों में झुओ फैन की आत्मविश्वास देखकर उसने सिर हिलाया। हमने उसकी चालाकी पहले भी देखी है, बस यही उम्मीद है कि इस बार भी वो वैसा ही निकले। वो तो बस कुछ एक्सपर्ट्स मांग रहा है जो किसी भी हालात से निपट सकते हैं। अब वो पहले जैसा नहीं था कि बस सहता रहे और नुकसान उठाए। शांगवान फेशियोंग का चेहरा सख्त हो गया। मानना तो पड़ा, लेकिन मन अब भी बेचैन था। मगर उसके उलट सेकंड एल्डर का गुस्सा अब भी उबल रहा था। अब हमें किसी लौंडे की बात माननी पड़ेगी? हाँ, कोई दिक्कत? बिल्कुल है। शांगवान क्लैन के एल्डर सिर्फ क्लैन हेड की सुनते हैं, किसी गली के छोरे की नहीं। सेकंड एल्डर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने उन डिसिपल्स की ओर देखा जो झुओ फैन के पैरों में पड़े थे। और यह भी तो नहीं सहा जाएगा कि तुम हमारे डिसिपल्स को बिना वजह पीट डालो। झुओ फैन ने एक चालाक मुस्कान के साथ उसे उकसाया। सीनियर, आप चाहें तो सामने आ जाइए, मैं खुशी खुशी बताऊंगा कि इन 2 जूनियर का हाल मैंने क्यों किया। तुम्हें माफी मांगने का मौका मिला था। सेकंड एल्डर गुर्राया और गुस्से में झुओ फैन के सामने आकर बोला, ये दोनों मेरे डिसिपल हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाना मतलब पे। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सबके कानों में गूंज गई। सेकंड एल्डर की पतली गाल पर अब एक गहरा लाल निशान दिख रहा था। झुओ फैन ने हाथ झटकते हुए कहा, तो क्या कर रहे हो? थप्पड़ खाने का इंतजार? सांस। बाकी सब हैरानी में सांस खींच लिए। सेकंड एल्डर कोई मामूली नहीं, जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट था जिसे क्लैन हेड भी इज्जत से बात करता। और अब एक रेडियंट स्टेज का लड़का उसे तमाचा मार गया, वो भी सबके सामने। ये तो जलील करने का सबसे नीच तरीका था। गु येफान, अब तेरा खेल खत्म। बुढ़ा तुझे जान से मार देगा। सब लोग बस देखते रह गए, कुछ बोले नहीं, हैरान भी थे और बेबस भी। ये लड़का कितना बेशर्म निकला, सीधा जाकर एक जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट को थप्पड़ मार दिया, वो भी सच में, मजाक नहीं। सेकंड एल्डर का तो दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, लेकिन गाल पर उस जलती हुई चटाक की टीस ने उसे आग बबूला कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया और वो दहाड़ पड़ा। अपनी सारी शक्ति और खून की प्यासी नीयत से वो झू फान का दिमाग फोड़ने ही वाला था। हरामखोर, अब तू गया काम से। झू फान ने एकदम चुटकी लेते हुए कहा, क्यों नहीं, सवाल यह है कि तू करेगा क्या? मुझे मार ही डालेगा? फिर बोला, तेरा सड़ा हुआ दिमाग सोरिंग स्वॉर्ड भूल गया क्या? मुझे मार डालेगा तो उस तलवार को भूल जा, पूरे कुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही उसकी हथेली वार करने उठी थी, वैसे ही अचानक रुक भी गई, मगर वो हाथ अभी भी कांप रहा था। सेकंड एल्डर की आंखें खून से लाल थीं, लेकिन वो बस दांत पीस के खड़ा रह गया। हमला रोक दिया और हकीकत से समझौता करना पड़ा। झू फान की बात ने बिल्कुल वहीं वार किया जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। ये लोग यहां आए ही थे उस खास तलवार के लिए। अगर गुस्से में आकर उन्होंने झू फान को मार दिया तो ये सारी मेहनत, इतने बलिदान सब मिट्टी में मिल जाते। सेकंड एल्डर का दिल तो कर रहा था कि जो भी हो जाए अब तो कर ही दे हमला, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को निगल गया। कुल के लिए सोच रहा था, मगर उसका खून खौल रहा था और दिमाग में गुस्से का बवंडर घूम रहा था। हरामजादा, तू रुक जा, अगर कुल ना होता तो चटाक। झू फान ने जवाब दिया एक और जोरदार थप्पड़ से, इस बार दूसरे गाल पर, ताकि बराबरी हो जाए। क्यों रुकूं? बूढ़े, अब वो बड़ों वाली धौंस बंद कर। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सोरिंग स्वॉर्ड तुम्हारी जान के बदले है। तुम लोग तो खुद ही इसके पीछे आए हो। ये 2 जो नीचे पड़े हैं, इन्हें मार भी दूं तब भी तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। तू। सेकंड एल्डर का दिल जैसे झटका खा गया। उंगली उठाई, मगर गुस्से से उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। ये लड़का तो हद से ज्यादा घटिया है और जीत के बाद तो और भी ज्यादा सिर चढ़ा हुआ। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे कोई सजा नहीं मिल रही थी। कुछ भी कह रहा था और दूसरा बस सुनता रह जाता था। सेकंड एल्डर बस दांत पीसता रहा और कुछ नहीं कर पाया। बाकी सब लोग दंग रह गए। उनके सेकंड एल्डर को, जो हमेशा गुस्से का गोला रहता था, एक बच्चे ने यूं ही पिटवा दिया। हाँ, मान लिया उसके पास सोरिंग स्वॉर्ड है, मगर वो तो एक जंग का अनुभवी था। क्या इतना आसान था उसे ठंडा करना? तीनों वेनरेबल्स ने गंभीर चेहरों से सिर हिलाया। क्या चालाकी है! ये और भी साफ दिखा रहा है कि उसने बाइली जिंगवेई को हराया था। सेकंड एल्डर को वेन फटने वाली हालत में छोड़कर झू फान ऐसे आराम से गुफा की ओर बढ़ गया जैसे बाकी सब लोग थे ही नहीं। मैं जा रहा हूं लोगों को चुनने, फिर निकल लूंगा। बाकी सब लोग झू फान और सेकंड एल्डर की ओर बारी बारी से देख रहे थे, जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो।
शांगवान किंगयान तो हैरान ही रह गई झू फान के इस रूप को देखकर कि एक जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट के साथ भी मजाक कर सकता है। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। एक डेमन आर्कन, एक धीमी आवाज आई जो उसकी सोच को पूरा कर गई। राक्षसों जैसा बेरहम और राजा जैसा रौबदार, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। उसने देखा कि ये बात किसने कही, तो सामने उसके अपने पिता ही थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उसकी नज़र महसूस करते ही शांगवान फेइशोंग ने एल्डर्स को कहा, उस लड़के पर नज़र रखो, उसके तौर तरीके समझो, मगर उसे उकसाना मत। वो चालाक भी है और हिम्मती भी, दिमाग तेज है और हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ का मालिक है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमसे ज़रा भी नहीं डरता। ठीक है फेइशोंग, हम रखेंगे। कम से कम हम तो उस बच्चे से थप्पड़ तो नहीं खाएंगे। हा हा हा। सेकंड एल्डर को घूरते हुए एक वेनरेबल ने मजाक में कहा। फिर वो गंभीर हो गया और अपनी टोली लेकर गुफा में झू फान के पीछे चल पड़ा। दिखने में तो झू फान बस एक जूनियर था, मगर उसका ट्विस्टेड दिमाग और चालबाजियां इन ताकतवर लोगों को भी उसे बराबरी का ही समझने पर मजबूर कर रही थीं। सेकंड एल्डर को एल्डर्स ने जैसे तैसे मनाया और वो भी चल पड़ा। जाते जाते उसे याद आया कि झू फान ने उसके 2 डिसिपल्स को बुरी तरह मारा था, तो उन्हें भी उठाया और इलाज के लिए ले गया। अब वहां रह गए थे बस शांगवान फेइशोंग और उसकी बेटी। वो जाने ही वाली थी कि पिता ने आवाज दी, रुको यानेर। क्या हुआ पिताजी? शांगवान किंगयान ने पूछा। शांगवान फेइशोंग थोड़ी देर झिझके, फिर सच सच कह दिया, यानेर, तुम्हारी माँ जल्दी चली गई थी और मैंने फिर कई बार शादी की हमारी आर्ट के लिए, मगर तुम ही मेरी अकेली बेटी हो। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मैंने जो वो बात कही थी कि तुम्हारी जिंदगी को सौदे में रख दूंगा, वो सिर्फ एक योजना का हिस्सा था, असलियत नहीं थी। कौन सा बाप इस धरती पर अपने बच्चे की कुर्बानी दे सकता है, चाहे 100 लोग भी बचाने हो, फिर भी नहीं। शांगवान किंगयान कांप उठी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। शांगवान फेइशोंग ने फिर गहरी सांस ली। मैंने वो बात इसलिए कही ताकि गो येफान के सामने बातचीत में बढ़त ले सकूं। मैं नहीं चाहता था कि वो बस इसलिए सब कुछ मांग ले कि उसने मेरी बेटी को बचाया। बातचीत में थोड़ा झूठ बोलना आम बात है। शायद तुम सोचो कि मैं पाखंडी हूं, खुला साफ नहीं हूं, और इस तरह मैंने शांगवान क्लैन हेड की इज्जत गिरा दी। मगर यानेर, ये दुनिया ऐसी ही है। अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो माफ कर देना। एक बाप हमेशा अपनी बेटी की आंखों के आंसू देख सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। पिताजी? शांगवान किंगयान खुशी से छलक उठी और जाकर उनसे लिपट गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता था कि पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे मैं जितनी भी जिद्दी रहूं या उन आंटीज को तंग करती रहूं, पिताजी कभी नहीं बदलेंगे। मुझे पता था कि पिताजी मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है पिताजी दुनिया के सबसे नेक इंसान ना हो, मगर मेरे लिए सबसे अच्छे पिताजी हैं। शांगवान फेइशोंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। अच्छा लगा सुनकर। मुझे लगा था अब तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी, जब देखोगी कि तुम्हारा बाप भी झूठ बोल सकता है। अब हा, सब कुछ कह दिया तो मन हल्का हो गया। पिताजी, आपने कहा कि वो बस एक योजना थी ताकि बातचीत में फायदा मिले, तो क्या फायदा हुआ? शांगवान किंगयान ने उत्सुकता से पूछा। शांगवान फेइशोंग का चेहरा थोड़ा मुरझा गया और वो बोला, ओह, वो लड़का बहुत चालाक है। मैं एक कदम भी बढ़त नहीं ले पाया। उसने तो हर जगह मुझे पछाड़ दिया। क्या तुमने उसकी बेहिसाब घमंड नहीं देखी? अब सारा सौदा उसके हाथ में है और मैं हार गया हूं। बस चाहता हूं कि जल्दी से वो तलवार लेकर निकल जाए। अगर ज्यादा रुका तो कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाएगी। वो सच में एक डेविल है। शांगवान किंगयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शांगवान फेइशोंग ने उसकी आंखों में जो चमक देखी, उस पर गहरी सांस ली। अब ये बड़ी हो गई है और कोई लड़का इसे मुझसे दूर ले जाएगा। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन वो लड़का बहुत खतरनाक है। शांगवान फेइशोंग ने गहरी सांस ली। पहली बार महसूस किया कि क्लान हेड होने के बावजूद वो अपनी बेटी की खुशियां तय नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे वो चाहने लगी थी वो कोई साधारण इंसान नहीं, काबू में आने वाला नहीं था। झू फान गुफा में ऐसे घूम रहा था जैसे पूरी जगह उसी की हो। पीछे पीछे एल्डर्स और वेनरेबल्स चल रहे थे, जैसे कोई एम्परर टहलने निकला हो अपने गार्ड्स के साथ। वहां बाकी जो क्लान्समैन थे वो तो भौचक्के रह गए, खासकर जूनियर लोग। अरे ये तो गो येफान है ना, जो गद्दार था। मगर एल्डर्स तो इसके आगे ऐसे झुक रहे हैं जैसे ये कोई क्लान हेड हो इस सीक्रेट जगह का। सबके चेहरे पे अजीब सी बेवकूफ़ी भरी नजरें थी जब झू फान उनके बीच से गुजरा। अरे बच्चे, बता तो सही, आखिर तू इस गुफा में ढूंढ क्या रहा है? ज्यादातर गुफा को देखकर भी जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो, या शायद वहां की चीजें उसके काबिल ही नहीं थीं। एक आदमी को जरा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अब तक उसने अपनी पार्टी भी तो नहीं चुनी थी। ज़ो फान की आंखें चमक उठीं और उसने सब हैरान लोगों की तरफ देखा। किसी को ढूंढ रहा हूं, एक संदेशवाहक को। संदेशवाहक? बिल्कुल। ज़ो फान मुस्कुराया। मुझे एक दौड़ने वाला चाहिए जो फ्लाइंग क्लाउड मैनर जाकर एक जगह तय कर दे, बंधक की अदला बदली के लिए। कबीले के लोग चौंक उठे। बंधक की अदला बदली? हाँ, सोरिंग सोट के बदले मेरा बेटा। हम्फ। ज़ो फान ने नाक चढ़ाई। शंगवान कबीले के बुजुर्ग वहीं के वहीं अटक गए, साथ ही थोड़ा चिढ़ भी गए।
हे भगवान, ये तलवार तो हमारे लिए थी, अब ये इसके बदले सौदा करने चला है। जुओ फान ने उनके चेहरे पढ़ लिए और मुस्कुरा उठा। अरे, ये तो बस बहाना है। अगर बायली जिंगवे से सीधे ही बेटे की अदला बदली हो जाती तो मैं अब तक कर चुका होता। मैं यहाँ इस गुफा में अपना वक्त क्यों बर्बाद करता। बेली जिंगवेई पर भरोसा करना बेकार है, इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। हाँ, अगर तुम लोग मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपने तरीके से काम चला लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम तो मदद करने को तैयार हैं। बहुत खुश हैं। बुजुर्गों ने जल्दी से हामी भरी, माथे पर पसीना छलकने लगा। अगर इस लौंडे ने तलवार सौंप दी बायली जिंगवे को तो हम जो नुकसान झेल चुके सब बेकार हो जाएगा। तलवार को इस लड़के से लेकर अपना सौदा किया जा सकता था, मगर एक बार तलवार बेली जिंगवेई के हाथ लग गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जुओ फान ने उन्हें एकदम जकड़ लिया था, जैसे तलवार उनके मुंह के आगे लटका दी हो और वो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हों। डर ये था कि कहीं वो मूड बदलकर दुश्मन से ही सौदा न कर ले। एक की हार दूसरे का फायदा। अब तो हालत ये थी कि बुजुर्ग जुओ फान को किसी पूर्वज जैसा मानने लगे थे, उसकी हर बात सिर झुकाकर सुनते बिना सवाल के। और जो डिसाइपल्स थे वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। हमारे एल्डर्स की कोई इज्जत नहीं बची क्या? एक लौंडे के पीछे पीछे घूम रहे हैं? कबीले की मर्यादा का क्या हुआ? मैं क्यों नहीं? हर डिसाइपल जल भुनकर जुओ फान को देख रहा था। कबीले के सक्सेसर्स को भी इतनी इज्जत नहीं मिली थी, और वो तो भविष्य थे। जुओ फान उन जलती आंखों की परवाह किए बिना गुफा का एक चक्कर मारकर लौट आया और फिर उसका मुंह लटक गया। कोई सोल हार्मनी स्टेज का डिसाइपल नहीं है क्या? बेटा, ऐसे डिसाइपल्स कम होते हैं। जिनको हम साथ लाए हैं उनमें शंगवान यूलिन को छोड़कर बस वही दो हैं जिनको तूने पीटा था। एक एल्डर जल्दी से बोला, फिर सोच में पड़ गया। पर ये बताओ, सोल हार्मनी स्टेज का डिसाइपल ही क्यों चाहिए? संदेश भेजने में कल्टिवेशन का क्या लेना देना? जुओ फान ने सिर हिलाया। काश बात इतनी आसान होती। ये काम खतरे से भरा है, जान जाने का खतरा है। सबके मुंह से निकला। जुओ फान ने उनकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए कहा, इतना हो हल्ला क्यों? एक जान ही तो मांग रहा हूं। फ्लाइंग क्लाउड मैनर में सोरिंग स्वॉर्ड के लिए तुमने कितनों की जान ले ली। मैं बस एक मांग रहा हूं, वो भी तुम्हारे फायदे में। सोल हार्मनी स्टेज वाला चाहिए, क्योंकि खुद को उड़ाने पर उसका असर इतना तो हो कि शांगवान फेयून थोड़ी देर के लिए सुन न सके। एथीरियल स्टेज वाला तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। डिसाइपल इसलिए चाहिए ताकि तुम बड़े बड़े एल्डर्स को ना मरना पड़े। आखिर तुम सब तो बहुत अहम हो कबीले के लिए। मगर अब अगर कोई डिसाइपल नहीं है। जुओ फान की नजरें धीरे धीरे सब बुजुर्गों पर घूमी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। बुजुर्ग कांप उठे, डर गए। हम क्यों जाएं फ्लाइंग क्लाउड मैनर अपनी जान उड़ाने के लिए? अगर आत्मविस्फोट से कुछ होता तो क्या वो लोग आज तक शांगवान फेयून से डरते? असर ही नहीं होता, तभी तो कोई भी जान देने के लिए तैयार नहीं होता। अब जुओ फान ने जब ये बात उठाई तो सब सोच में पड़ गए। जुओ फान की बात तो सही थी, सोरिंग स्वॉर्ड के लिए इतने लोग मारे गए, अब एक और की जान ही चाहिए। मगर हर चीज फायदे नुकसान से नहीं चलती, कुछ उसूल भी होते हैं। उन लोगों की मौत कबीले के नाम पर हुई थी, इसलिए बाकियों को उस बलिदान की कद्र थी। यही तो था एकजुटता। मगर एक को ऐसे ही बलिदान कर देना, यानी सब कुछ फेंक देना, नैतिकता, उसूल और अपने लोगों की निष्ठा। फिर कबीले का गिरना सिर्फ वक्त की बात है। कबीले की बुनियाद ही है एकता। जुओ फान तो कबीले का नहीं था, उसके लिए सब सौदे की चीजें थीं, मगर एल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने तय कर लिया, भले सैकड़ों मरे मगर जबरन किसी एक को नहीं भेजेंगे। ये मसला नफा नुकसान का नहीं था, ये आत्मा का मामला था। मनोबल टूटेगा तो टीम खत्म। एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबने मना कर दिया। जुओ फान की आंखें थोड़ी डोल गईं। ये लोग उतने भी मूर्ख नहीं जितना मैं समझा था। सही वक्त पर रुकना जानते हैं। पर मुझे तो चाहिए कोई इस योजना के लिए। अगर शांगवान कबीले से नहीं मिला तो अब क्या करूं? जुओ फान सोच में डूब गया। आह! गुफा में एक चीख गूंजी, जैसे कोई सुअर चीख रहा हो। जुओ फान को आवाज जानी पहचानी लगी। अब कौन चिल्ला रहा है? और कौन? वही गद्दार शांगवान यूलिन, एक एल्डर ने नाक सिकोड़कर कहा। जुओ फान के चेहरे पर चमक आ गई और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान। दोस्तों, ये जो गद्दार है, क्या अब भी तुम्हारा माना जाएगा? मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दो ना, वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर? एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर सबके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। एक एल्डर हंस पड़ा। हाँ, क्यों नहीं, हम तो यही सोच रहे थे कि इसे मारें या पहले टॉर्चर करें। अब जब मिस्टर गू को इसकी जरूरत है तो सोरिंग स्वॉर्ड के लिए इसका बलिदान काफी है ना भाइयों? हाँ। बाकी सब भी हंसने लगे, जैसे बात समझ ही गए हों। बेचारा शांगवान यूलिन फिर से फंस गया था उस शैतान जुओ फान के हाथ में। किस्मत है ये, या सीधा सीधा बुरा सपना? हे। जुओ फान भी बुजुर्गों के साथ हंसने लगा। हंसी गुफा में गूंजने लगी और हर किसी की रूह कांप गई, जैसे किसी राक्षस की हंसी कानों में गूंज रही हो। आग तिल्दे। एक बंद कमरे में शांगवान यूलिन की जिंदगी की सबसे दर्दनाक घड़ी चल रही थी। उसका शरीर बिगड़ गया था, एक पत्थर के खंभे से बांध दिया गया था, उसकी कल्टीवेशन सील कर दी गई थी।
एक काले दाढ़ी वाले एल्डर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बिना किसी दया के उसके अंदर युआन क्यूई भरने लगा, जिससे उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, नसें टूटने लगीं और दर्द से चीख निकलने लगी। एल्डर ने पूछा, शंगवान फेयून को तूने और क्या बताया? क्या उसे इस जगह का पता है? छठे एल्डर, रहम करो। शंगवान यूलिन दर्द से बिलख उठा, सर ने मुझसे 1000 बार पूछा है, मैंने सब बता दिया। शंगवान फेयून बस स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को मारना चाहता था, वो पूरी तरह सफाया नहीं करना चाहता था। उसे इस जगह की खबर नहीं है। वो तो बस चाहता था मैं ईस्टर्न लैंड्स में जाकर जासूसी करता रहूं। उसने हमारी मीटिंग की जगह तक नहीं पूछी। रहम करो। छठे एल्डर ने गुस्से में युआन क्यूई और तेज कर दी, तो तू फिर से जासूसी करना चाहता है? ये बात हर बार सुन के मेरा खून खौल जाता है। मन करता है तेरी खाल नोच दूं। कमबख्त, तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं। आग, माफ कर दो, मैं गलत था एल्डर। मुझे मेरे चाचा के पास ले चलो। चाचा, बचाओ। शंगवान यूलिन फिर से दर्द और आंसुओं में चीख उठा। और तभी भारी पत्थर का दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला, उसकी सबसे बुरी हालत में, और एक जानी पहचानी बिल्कुल नापसंद हंसी गूंजी। हा हा हा, आराम से रो बेटा, तेरा चाचा तुझे अब नहीं बचा सकता, पर तेरा मास्टर शायद कुछ कर पाए। अंदर मौजूद दोनों लोग चौंक पड़े। जुओफान अंदर चला आया था, होठों पर एक चौड़ी मुस्कान, और उसकी ताने कसती आवाज़ शंगवान यूलिन की बेहाल हालत पर जैसे और जुल्म कर रही थी। गुइफान। शंगवान यूलिन का दिल जोर से धड़क उठा, आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा पूरा हैरानी से भर गया। ये क्या हो रहा है? ये गद्दार यहाँ कैसे आ गया? और इससे भी बड़ी बात, इसे इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो यहाँ चला आया? क्योंकि शांगवान कबीले का हर इंसान उसे एक गद्दार मानता था, तो उसका यूं बेधड़क आ जाना कोई मतलब नहीं रखता था। सवाल पर सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था जो इस धुंध को साफ कर सके। मगर जल्दी ही ये सब सवाल भी बेमानी लगने लगे, जब उसके अंदर की बदले की आग उसकी सोच पर हावी हो गई और बस उसके दांत क्रोध से किटकिटाने लगे। उसे शांगवान यूलिन को दोहरी चालबाजी के रास्ते जो उज्ज्वल भविष्य मिल सकता था, वो सब इसी आदमी की वजह से बर्बाद हो गया। सब कुछ पानी में चला गया उसी दिन जब गुइफान उसकी जिंदगी में आया। उसने शांगवान कबीले से गद्दारी की और अब वो खुद भी उन्हीं के हाथों अजीबोगरीब टॉर्चर का शिकार हो रहा था। साथ ही शांगवान फेयून के लिए भी अब वो किसी काम का नहीं रहा। अब तो हालत ये हो गई थी कि कोई उसे इंसान तक नहीं समझता। हर कोई उससे नफरत करता, उसे घृणा की नज़रों से देखता। और सबसे बड़ी बात, उसका कोई भविष्य नहीं बचा था, बस और बस इस राक्षस गुइफान की वजह से। जैसे जैसे शांगवान यूलिन को अपनी सारी नाकामियां याद आती गईं, वैसे वैसे उसका गुस्सा और बढ़ता गया। उस अकड़ू चेहरे को देखकर, उस घटिया सी हंसी को देखकर उसका बस चलता तो उसे एक एक टुकड़ा करके नोच डालता। और जिस बात ने उसकी सहनशीलता की सारी हदें पार कर दी थी, वो था उस लड़के का खुद को कोई बड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर बताकर उसे बेवकूफ़ बनाना। ऊपर से उसे ज़मीन पर सिर भी टेका दिया गया था। यह अपमान तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कोई बादशाह भला किसी जुए के कीड़े के सामने सिर झुकाएगा? कोई भी हो सकता है, पर यह कमीना नहीं। हर किसी की सहन शक्ति की एक हद होती है, चाहे वो खुद को पता हो या न हो। शांगवान यूलिन की हद का नाम था जुओफान। कोई भी मुझसे बेहतर हो सकता है, पर यह नहीं। मैं हर चीज़ में तुझसे बेहतर हूँ, कमीने। ये उसका घमंड बोल रहा था, वो घमंड जो शुरू से ही जुओफान के लिए नफरत से भरा था। वो उस हिकारत को छोड़ ही नहीं पाया था, या शायद शांगवान छिंगेन के लिए उसका पागलपन, जो आखिर में जाकर उसी जुओफान के करीब हो गई, उसे वो आज तक हजम नहीं कर पाया। जो भी हो, बाहर से भले ही सब कुछ साफ दिख रहा था, मगर वो अब भी अतीत में अटका हुआ था, आंखें बंद करके रेत में सिर छुपाए बैठा था। जिसे वो हमेशा तुच्छ समझता था, जो उसके सुनहरे भविष्य के लिए बस एक धब्बा था, वही आज एक मास्टर प्लानर निकला। वो कभी ये सच्चाई मान ही नहीं पाया और खुद को समझाने के लिए कोई भी बहाना गढ़ लेता, यहाँ तक कि इतना अंधा हो गया कि ये तक नहीं सोच सका कि जुओफान को यहाँ आने की हिम्मत आखिर मिली कैसे। उसके मुंह से तो बस जहर ही निकल रहा था। छठे एल्डर, यही वो है जिसकी वजह से हम फ्लाइंग क्लाउड मैनर में इतने लोग खो बैठे। इसी ने हमें नकली नक्शा दिया था। सर, इसे पकड़िए और सबका बदला लीजिए। छठे एल्डर ने जुओफान को एक सख्त नज़र से देखा। उसे जुओफान से कभी ज्यादा बात नहीं करनी पड़ी थी गु परिवार में, लेकिन जो हुआ था वो सब पता था, इसलिए उसने भी उसे दोहरी चाल चलने वाला मान रखा था। वो अभी तक बाहर की उस बात से अनजान था जो जुओफान और शांगवान कबीले के बीच तय हो चुकी थी। मतलब ये कि उसे नहीं पता था कि जुओफान अब मेहमान है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, इस गद्दार को पकड़ो और ऐसा सबक सिखाओ जो जिंदगी भर याद रहे। छठे एल्डर को जुओफान जैसे लोगों से सख्त नफरत थी। उसने एक झपट्टा मारा और अपना खूनी पंजा जुओफान की तरफ बढ़ाया। लेट जेनेसिस स्टेज की ताकत जुओफान पर गिरी और उसे जमीन से चिपका दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जुओफान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही वहां खड़ा रहना चाहता था, अगर उसके चेहरे की मुस्कान को देखो तो। शांगवान यूलिन ने देखा और अंदर ही अंदर खिलखिलाने लगा, अपने दुश्मन की दुर्दशा देखकर।
छठे एल्डर का हमला कितना भी भयंकर हो, उसका मकसद मारना नहीं था, बस पकड़ना था। ऐसे ही करते हैं जासूसों के साथ, पहले पकड़ो फिर पूछताछ के लिए छोड़ो, मारते नहीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये सफ़र आरामदेह होता। उसके कंधे पर जो पकड़ पड़ी थी उसमें तो सारी हड्डियां चटकने वाली थीं। फिर आती है असली मज़ा, दर्द। ही। हर दिन एक नई यातना, हर दिन एक नया मज़ा। ही। शांगुआन यूलिन अंदर ही अंदर आनंद ले रहा था, अपने मन में झुओ फान को कांटों के बीच लटका हुआ देख रहा था। ही, मैं शांगुआन कबीले का यंग मास्टर हूँ। एक गद्दार को हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जितना दर्द उसने दिया है उससे कई गुना ज्यादा। तू कोई बाहरी है, तेरे लिए तो डबल है सब कुछ। देखता हूं तू कितना सहता है छठे एल्डर के हाथों। हा, तू तो मुझसे भी ज्यादा रोएगा, लेकिन कम से कम मेरा मन तो ठंडा होगा। ही। शांगुआन यूलिन अपने दिमाग में पागलों की तरह हंस रहा था। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसकी आंखें उस कल्पना में खोई थीं जहां झुओ फान खून में लथपथ पड़ा है और हमला तो अभी हुआ भी नहीं था। वो तो बस कान लगाए इंतजार कर रहा था कि कब झुओ फान का कंधा कांच की तरह टूटे, ताकि उस आवाज को सुनकर उसका दिमाग सुकून पा सके। कितने दिन से इस पल का इंतजार था, इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है। छठा, रुक जा। अंधेरे से एक बूढ़ा हाथ निकला और छठे एल्डर का हाथ थाम लिया उसके वार से पहले ही। छठा एल्डर चौंक गया। देखा कि शांगुआन कबीले के 3 वेनरेबल में से एक उसके पास खड़ा है और बाकी एल्डर्स भी अंदर आ रहे हैं। छठा एल्डर हकबका गया। वो मिस्टर गु हमारे मेहमान हैं, इनके साथ आदर से पेश आओ। वो वेनरेबल उसे घूरते हुए पास खींच लाया और धीरे से कुछ कहा। छठे एल्डर की आंखें फैल गईं। उसने फौरन सिर हिलाया और झुओ फान के पास गया, अब बिल्कुल अलग अंदाज में। मिस्टर गु, मेरी अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। गुफा में भले ही शांति थी, लेकिन शांगुआन यूलिन के दिमाग में जैसे बम फट रहे थे। वो जो अभी तक खुशी के नशे में झूम रहा था कि अब देखेगा झुओ फान का बुरा हाल, उसका दिमाग जैसे एक झटके में टूट गया। ये क्या बकवास, ये एल्डर लोग इसे ऐसा सम्मान क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारे कबीले के प्रमुख को भी ऐसा नहीं मानते थे। अगर कोई गलती होती भी है तो माफ करना ही बेहतर होता है। मैं कुछ खास नहीं, लेकिन दिल का अच्छा हूं। हा। झुओ फान ने जैसे शांगुआन यूलिन की आंखों की हैरानी को नोटिस ही नहीं किया। वो तो छाती फुला के अंदर चला आया पूरे ठाठ में और चारों तरफ देखकर बोला, अरे वाह, क्या जगह है ये, एक ढंग की कुर्सी तक नहीं है। जैसे मिस्टर गु कहें वैसे ही होना चाहिए। एक एल्डर चिल्लाया, गार्ड, जल्दी से मिस्टर गु के लिए लॉरेल कुर्सी लाओ। क्या मतलब है कि हमारे पास नहीं है? मीटिंग हॉल से क्लैन हेड की कुर्सी उठा लाओ, अगर जरूरत पड़ी तो। जी एल्डर। बाहर से एक आवाज आई और कुछ ही देर में एक डिसिपल कुर्सी लेकर आ गया। आने से पहले उसने उस कुर्सी को अपनी बांह से अच्छे से साफ भी कर दिया। मिस्टर गु, प्लीज। ही। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नखरे नहीं करता। हा। झूठी विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए झुओ फान आराम से क्लैन हेड की कुर्सी पर जा बैठा। मगर बात यहां खत्म नहीं हुई। झुओ फान ने चारों ओर देखा जैसे कुछ मिसिंग हो और फिर धीरे से खांसा। इशारा समझते ही एक एल्डर चिल्लाया, टेबल और चाय लाओ। अरे बेवकूफों, अंधे हो क्या? कुर्सी ला दी और बाकी का ख्याल नहीं आया। जी एल्डर। 2 डिसिपल आए। एक ने धीरे से एक टेबल रखी झुओ फान के पास, दूसरा एक ट्रे में चाय ले आया। झुओ फान तो बस कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। क्लैन हेड की कुर्सी पर ऐसा बैठा जैसे सबका बॉस हो। उसने धीरे से कप उठाया और एक जोरदार ओवर एक्टिंग के साथ चाय की चुस्की ली। यही तो जिंदगी है। शांगुआन यूलिन, जो अभी तक खंबे से बंधा लटक रहा था, उसकी आंखें फड़क उठीं। उसका टूटा दिल अब पूरी तरह चूर चूर हो गया। इन बीते दिनों का उसका सबसे बड़ा सहारा यही सपना था कि किसी दिन झुओ फान को भी उसी तरह तड़पता देखेगा। ये क्या है? ये तो शो ऑफ कर रहा है। ये एल्डर लोग क्या कर रहे हैं? ये तो इसे अपने पूर्वज से भी ज्यादा मान दे रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करो बुड्ढों। शांगुआन यूलिन अपने मन में चिल्ला रहा था, लेकिन झुओ फान के उस चिढ़ाने वाले चेहरे को देखकर उसका खून खौलने लगा। गुई फान, क्या तुझे ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए धरती पर भेजा है? उफ। जैसे ही गर्मा-गर्म खुशबूदार चाय पेट में गई, झुओ फान ने बड़े आराम से प्याले को थामा, चैन की एक लंबी सांस ली और हंसते हुए शांगुआन यूलिन की ओर इशारा किया। भाई, ऐसे गीले अंधेरे बिल में गर्म चाय मिल जाए तो क्या कहने। बोलो भाई लोग, सही ना? हाँ, एकदम सही। मिस्टर गु को तो जीने का पूरा सलीका आता है। हाँ। एल्डर्स तो बस तारीफों की झड़ी लगाए जा रहे थे, चेहरे पर मुस्कान चिपकी हुई। झुओ फान कुछ भी बोल देता, सब सिर झुकाकर मान लेते। शांगुआन यूलिन का चेहरा दर्द से ऐंठ गया, जैसे किसी ने भीतर से काट दिया हो। मौत भी अब उसे कुछ सुकूनदेह लगने लगी। तब उसे समझ आया, झुओ फान ने जिन दिनों में चाकुओं के नीचे वक्त गुजारा था, ये तमाशा उसके बदले में असली सजा बन गया है। कन्फ्यूशियस के शब्दों में, सोशलिज्म में डर भूख से नहीं, असमानता से होता है, गरीबी से नहीं, अस्थिरता से। लेकिन इसका उल्टा भी सही होता है।
जब दो इंसान साथ हों और उनमें से एक ऐश कर रहा हो तो दूसरे की तकलीफ और भी बढ़ जाती है, पर अगर दूसरा भी दुख झेल रहा हो तो चाहे जितनी भी यातना हो उसे चैन मिलता है अगर सामने वाला भी तड़पता दिखे। यही फर्क है, यही इंसानी फितरत है। शंगुआन यूलिन जैसा महत्वाकांक्षी लड़का जिसने सारी जिंदगी लड़ते हुए बिताई हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उस सपना को जी रहा हो जो वो बस देख ही पाया। जुओ फैन इस वक्त एल्डर्स की नज़र में सर चढ़ा हुआ था। जितनी इज्जत उसे मिल रही थी वो तो क्लैन हेड को भी नसीब नहीं, और इस सबसे बुरा ये कि वो इंसान जिसे वो दिल से नफरत करता है उसी को ये सब मिल रहा है। उसका अहंकार तो क्या, पूरा वजूद ही चूर हो गया। हम दोनों ही शंगुआन फेयून के जासूस हैं, फिर सब उसे पूछते क्यों हैं? मुझे नहीं, मैं तो उसका यंग मास्टर हूं और वो तो बस एक बाहरी आदमी है। तुम लोग उसे ऐसे क्यों सिर पे बिठा रहे हो? शंगुआन यूलिन का दिल ईर्ष्या से जल उठा और उसकी तकलीफ और भी कड़वी हो गई। जुओ फैन की आंखों में एक चमक आई। अब तो शुरुआत हो गई। उसने एल्डर्स की तरफ देखा। सीनियर, जरा कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ेंगे? मुझे अपने शिष्य से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, मिस्टर गू का हर हुक्म सर आंखों पर। हाँ हाँ हाँ। एल्डर्स ने झुककर सलाम किया और सबको बाहर ले गए। तो हम चलते हैं मिस्टर गू, अगर कुछ भी जरूरत हो तो बस आवाज दीजिएगा। फिर वो भारी पत्थर का दरवाजा गड़गड़ाया और गुफा पूरी तरह बंद हो गई। शंगुआन यूलिन बस सुन्न पड़ गया। ये क्या एल्डर लोग हैं? सब तो जैसे कोई वफादार कुत्ते बन गए हैं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर एल्डर्स के हंसी वाले चेहरे पलट गए। दुख की सच्चाई छा गई। सिक्स्थ एल्डर चढ़ाते हुए बोला, भाइयों, क्या तुम सब अंदर से इतने गिरे हुए हो? हमें तो अभी पता चला। हा हा हा, बस करो यार। उस लौंडे ने कहा था कि उसके नाटक में साथ देना है, इसलिए ये सब सहना पड़ा। वो एल्डर जिसने कुर्सी और मेज मंगाई थी आंखें घुमा के बोला, जैसे बाकी सब उसे अब ताने मारने वाले हों और वो इस बेइज्जती से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ था। बाकियों की आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। एक एल्डर हाथ उठाकर गंभीर हो गया। अब मजाक बहुत हुआ, मामला नाजुक है। पहले से फंसे हुए एक जासूस से संदेश भिजवाना वैसे ही बहुत रिस्की है। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो सब खत्म। सबसे जरूरी है कि हम शंगुआन यूलिन को जल्द से जल्द काबू में करें। अगर वो बीच रास्ते में फट गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गू यीफान चालाक है, बेधड़क है, कभी किस्मत के भरोसे नहीं रहता। बैली जिंगवे को भी तो उसने बेवकूफ बनाया था। हाँ, वो पर्दे के पीछे से कर रहा था, इसलिए फायदा था। अब जब वो खुलकर बैली जिंगवे से भिड़ रहा है, वो भी अपने बेटे की खातिर, तो और भी सावधान रहेगा। ऐसे में अगर थोड़ी सी इज्जत खोकर सोरिंग सोर्ड मिल जाए तो बुरा क्या है? एक और एल्डर बोला। सबने सिर हिलाया। अब वो दिखावे की बेइज्जती उतनी भारी नहीं लग रही थी। गुफा के अंदर जुओ फैन अकेला रह गया शंगुआन यूलिन के साथ। उसने धीरे से प्याला रखा और खड़ा हुआ। तुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हो रहा? सब मेरी बात पर क्यों लट्टू हो रहे हैं? शंगुआन यूलिन ने आंखें घुमाई। जा भाड़ में, जितना नाटक करना है कर, तंग आ गया हूं तुझसे। तू भी कैदी है, मैं भी। हम दोनों ही क्लान के लिए गद्दार हैं, तो मुझे नफरत क्यों करता है? सच कहूं तो हम दोनों एक जैसे हैं। जुओ फैन ने आह भरी, आंखों में हल्की मायूसी झलकने लगी। संजी के लिए ही मैं तो बस किंग्यान को क्लान तक पहुंचाकर चला जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही राज खुला मुझे पकड़ लिया गया। अब मैं भी तेरी तरह यहीं फंसा हुआ हूं। शंगुआन यूलिन ने ताना मारा। फंसा हुआ? मेरी नज़र से तो तू राजा लग रहा है। एल्डर तो तेरे आगे दुम हिला रहे हैं, यानेर को तो जैसे तेरी झोली में डाल रहे हैं, ऊपर से क्लान हेड बना रहे हैं। इसमें फंसा हुआ कहाँ है? क्लान हेड? हा हा हा, अरे मैं तो उनका खून भी नहीं, ऊपर से मेरी बैकग्राउंड भी साफ नहीं। तू सोचता बहुत है भाई। जुओ फैन ने आंखें तरेरी। वो लोग इज्जत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें बस एक चीज चाहिए। शंगुआन यूलिन चौंका। सोरिंग सोर्ड। हाँ वही। जुओ फैन की आंखों में चमक आई। मेरे पास सोरिंग सोर्ड है, इसलिए उन्हें मुझे खुश रखना पड़ रहा है। अंदर ही अंदर तो बस यही चाह रहे हैं कि मैं बता दूं वो दिव्य तलवार है कहाँ। यहां तक कि हनी ट्रैप तक इस्तेमाल हो सकता है। अरे घबरा मत, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। शंगुआन यूलिन एकदम सतर्क हो गया। सेंट्रल एरिया में जो लोग आए थे उनमें बस एक ही लड़की थी, मतलब हनी ट्रैप तो सिर्फ वही हो सकती है। शंगुआन यूलिन का दिमाग उस बात को पूरा भी नहीं कर पाया कि जुओ फैन ने जैसे दिलासा देने का नाटक किया। फिर वो हंसा। भाई मेरी तो नसें भी स्टील की हैं, लेकिन लगता है अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। यार को तू भी जानता है। चुप कर, उसका नाम तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहता। शंगुआन यूलिन भड़क गया। जुओ फैन ने हंसकर उसे टाल दिया। अब उसे पता चल गया था कहाँ चोट करनी है। वो सीधा वार करने लगा। क्या करूं यार, वो लोग ही हमें बार बार साथ में ला रहे हैं। कह रहे हैं कि बस सोरिंग सॉर्ड दे दो और मैं उनका दामाद बन जाऊं। पूरी ताकत मेरी होगी। तो चल दे फिर। यानेर की बात मुझे क्यों बता रहा है? क्या मैं चला नहीं गया होता अगर ऐसा कर सकता? बेवकूफ। बाहर जो बैठे हैं वो कभी मुझे ये करने देंगे? जुओ फैन ने तिरस्कार से कहा। बाहर वाले एल्डर्स दरवाजे से कान चिपकाए बैठे थे और अब तो गुस्से में उबल रहे थे। हमको पता है तू सुन रहा है, फिर भी हमें ही हरामी कह रहा है।
शंगवान फेशोंग और शंगवान किंगयान भी उधर आ गए और बात सुनने लगे। जैसे ही जुओ फैन ने उनकी जोड़ी की बात की, किंगयान का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से आंखें भरी हुई थीं। लेकिन अजीब बात यह कि होठों पे थोड़ी सी मुस्कान भी तैर रही थी। उसे पता था कि ये सब जुओ फैन के प्लान का हिस्सा है। शंगवान यूलिन की भौहें कांपने लगीं किंगयान का नाम सुनते ही। तो फिर तू चाहता क्या है? मुझे हर वक्त निगरानी में रखा जाता है, बस इस गुफा में बंद कर दिया गया है जैसे कैदी हूं। जुओ फैन की आंखें चमकने लगीं। इसलिए मुझे कोई चाहिए जो फ्लाइंग क्लाउड मैनर तक संदेश पहुंचा सके, ताकि मेरा बेटा वापस लेने का रास्ता निकले। जहां तक मेरी पहचान की बात है, मैनर के लोग उसे छिपा ही लेंगे। मैं बस ताकत उधार ले रहा हूं। शंगवान यूलिन ने जुओ फैन को घूरा। हाँ, तुझे तो बस फ्लाइंग क्लाउड मैनर की मदद से भाग निकलना है। अब उसे जुओ फैन की चाल समझ में आने लगी और वो मुस्कराया। तू मतलब चाहता है कि मैं जाऊं? बिल्कुल, मैंने कहा ना, हम दोनों एक जैसे हैं। शंगवान क्लान में अब हमारा कोई ठिकाना नहीं। तुझे भी तो एक नया घर चाहिए। यही वजह है कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि तेरे भी वही मकसद हैं। हम दोनों ही यहां से निकलना चाहते हैं, इसलिए तू मुझे धोखा नहीं देगा। जुओ फैन मुस्कुराया। सोरिंग सोर्ड मेरे पास है, इसलिए क्लान मुझे सिर आंखों पर रख रहा है। वो मुझे जाने तो नहीं देंगे, लेकिन मेरी हर बात मानने को तैयार हैं। मैं उनसे कहूंगा कि तुझे रिहा करें और फिर तू मेरा संदेश पहुंचा देना। हम दोनों साथ काम करेंगे और जो चाहें वो हासिल करेंगे, ठीक है? तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।